रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो अपोजिशन हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को, उसको हम सिंपली रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जब हम ऐसी सर्किट्स के साथ डील करते हैं सो वहां पर इसको हम स्पेसिफिकली डिस्टिंग्विश करते हैं, ताकि स्पेसिफिकली हम इसको ऐसी सर्किट्स के लिए यूज कर ले। सो फिर इसको हम पर्टिकुलरली नाम देते हैं रिएक्टेंस का, यानी एक्चुअली रेजिस्टेंस ही है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, लेकिन चूंकि ऐसी सर्किट्स हैं तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट मीन एक ऐसा ऐसी सर्किट जिसमें पेवरली हम सिर्फ कैपेसिटर जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। और कैपेसिटर हमने देखा था कि ये एक्चुअली एक कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि हम यूज करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। सो अगर आप देखें दोनों को आप कंपेयर कर ले, सपोज फर्स्ट हमने डीसी सर्किट्स पढ़े थे जिसमें हम डायरेक्ट सप्लाई जो है वो वहां पर यूज करते हैं, जिस तरह के बैटरी है या कोई और आप डायरेक्ट करंट की सप्लाई यूज करते हैं। ये जो लॉन्गर साइड है हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हमारे पास एक सर्किट आ जाएगा। इसके साथ देखें ये सप्लाई और इसके साथ यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पर हम लेते हैं, वो यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। सो ये एक सर्किट आ गया डीसी सर्किट, जिसमें हम सप्लाई जो है डायरेक्ट करंट का यूज कर रहे हैं। ये इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल का फर्क है, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब देखिए पॉजिटिव क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो इलेक्ट्रॉन्स यू मूव करते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। सो इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलते हैं सो यहां पर इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। एग्जैक्टली ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और यहाँ पर आकर यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, रिजाइड करते हैं। सो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर आ जाता है जो कि नेगेटिव है। सो दोनों प्लेट्स चार्ज हो जाते हैं। और हमने देखा था कि इस तरह के कैपेसिटर में जब हम डीसी सप्लाई यूज करते हैं सो वहां पर कोई इनके दरमियान इलेक्ट्रिक करंट मूव नहीं करता इन प्लेट्स के दरमियान, यानी सिर्फ चार्ज स्टोर हो जाते हैं, मूव नहीं करते इन दोनों एंड्स के दरमियान, प्लेट्स के दरमियान। यहाँ पर हम एयर भी यूज कर सकते हैं दरमियान में, या फिर हम डाइलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक हमने देखा था कि सिंपली एक हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल जो हम यूज करते हैं यहाँ पर उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक ये तो आ गया डीसी सर्किट्स के लिए। फिर हमने देखा था कि अगर हम इसी तरह का एक सर्किट यूज कर लें, कंस्ट्रक्ट कर ले एक सर्किट, यानी सेम कैपेसिटर हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो सप्लाई है वो हम डीसी नहीं बल्कि एसी यूज कर रहे हैं। डीसी सप्लाई को हम रिप्लेस कर लेते हैं एसी से। ये जो सिंबल मैंने वेव लाइक सिंबल यहाँ पर पुट किया हुआ है, ये एसी सप्लाई को डिनोट कर रहा है, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो यहाँ पर हमने देखा था कि चूंकि अल्टरनेटिव पोटेंशियल है, अल्टरनेटिव करंट यहाँ पर मूव करेगा, सो उस वजह से जो यहाँ पर कैपेसिटर है उनके प्लेट्स क्या करते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग यानी अल्टरनेटिवली वो भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते हैं। जिस तरह करंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, जिस तरह वो चेंज होता है तो उसके साथ साथ जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है, और वो भी चार्ज एंड डिस्चार्ज होता है अल्टरनेटिवली। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इसमें आता है, यानी एक्चुअली चूंकि फ्लक्चुएशन होता है तो उस वजह से इन वायर्स में, यानी कैपेसिटर के दरमियान करंट फ्लो नहीं करता बल्कि वायर्स में फ्लो करता है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्चुअली इस सर्किट में करंट फ्लो करता है। डीसी वाले में करंट में ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पर करंट ब्लॉक हो जाता है, आई फ्लो नहीं करता। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें ये ब्लॉक करता है और ये इलेक्ट्रिक करंट को मूव करता है इस सर्किट के दरमियान। और हमने देखा कि ये एक्चुअली इस कैपेसिटर से पास नहीं होता बल्कि इन फ्लक्चुएशंस की वजह से ये हमें अपेयर होता है कि यहाँ पर जो करंट है वो यहाँ से पास होता है, यानी हमें अपेयर होता है। एक्चुअली सिर्फ इन वायर्स में जो फ्लक्चुएशन हम देख सकते हैं। सो ये हमने देखा था, और फिर डिटेल के साथ ये हमने पढ़ा कि किस तरह चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होती है। फर्स्ट अगर हम देखें सो ये जब जीरो पोटेंशियल्स पर होते हैं दोनों, यानी डिस्चार्ज्ड होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, तो उस वक्त क्या करते हैं हम कि इस सोर्स का तो पोटेंशियल डिफरेंस है
लेकिन इन कैपेसिटर्स का नहीं है, तो इसीलिए मैक्सिमम चार्जेस जो है इसकी तरफ फ्लो करते हैं, करंट मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे करंट यहाँ पर आना इंक्रीज करता है तो उसके साथ साथ यहाँ से चार्जेस का मूवमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अपोजिशन उसके लिए होता है। सो अब यहाँ पर जो अपोजिशन है इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो कैपेसिटर ऑफर करता है, वो अपोजिशन, वो रुकावट, वो ऑब्स्टेकल्स जो कि कैपेसिटर ऑफर करता है, प्रेजेंट करता है इस इलेक्ट्रिक करंट को, उसको फिर हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। यानी यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा उनको हम क्या कहेंगे, उसको रिएक्टेंस कहेंगे। रिएक्टेंस ये एक्चुअली वही रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस को हम जनरली यूज करते हैं। रेजिस्टेंस को आप डीसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी करंट के लिए यूज कर सकते हैं, ये एक जनरल नेम है, एक जनरल नेम है। लेकिन रिएक्टेंस जो है वो स्पेसिफिकली किसके लिए हम यूज करेंगे, एसी सर्किट्स के लिए, ताकि हम इन दोनों को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सके, अलग अलग डिफाइन कर सके। सो रिएक्टेंस एक्चुअली रेजिस्टेंस है इन एसी सर्किट्स। और इसी तरह जो ओहम्स लॉ हम जनरली पढ़ चुके हैं जनरल सर्किट्स के लिए, वो है V इज इक्वल टू आई आर। सो यहां पर अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें, हम क्लियरली देख सकते हैं रेजिस्टेंस जो कि रेशो है V और I का, इन दोनों की जो रेशो है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट की जो रेशो है। इसी तरह अगर यहां पर हम देखें तो जो इक्वेशंस रिएक्टेंस का जो सिंबल है वो हम आर से नहीं बल्कि एक्स से डिनोट करते हैं। चूंकि कैपेसिटर का रिएक्टेंस है तो इसके साथ हम एक छोटा सा सी भी लिखते हैं यहां पर, ताकि डिस्टिंग्विश हो सके कि ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस है। सो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लॉ को हम यूज करेंगे, इसी ओहम लॉ को। सो अगर आप ओहम लॉ को यूज कर लें तो हमारे पास जो लॉ है उसका शेप कुछ यूं बन जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, ये जनरल शेप है इसकी। लेकिन अगर हम इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए यूज कर ले तो फिर R की जगह हम क्या लिख लेंगे, XC। कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है वो हम XC से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए इसकी जगह आ जाएगा XC, इसकी जगह आ जाएगा XC। और जो हमारे पास मैक्सिमम इनकी पीक वैल्यूज है उनके लिए, चूंकि वो कांस्टेंट वैल्यूज होती है पीक वैल्यूज, तो उनके लिए हम इसको डिफाइन करते हैं। सो पीक वैल्यूज जो है एक्चुअली वो हम फिर डिनोट करते हैं V नॉट और I नॉट से। ये इन दोनों की पीक वैल्यूज है, पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू और इलेक्ट्रिक करंट की पीक वैल्यूज। सो अब अगर आप देखें XC को हम यूं लिख सकते हैं, XC जो कि रेशो है V नॉट और I नॉट की, यानी आप बोथ साइड्स आई नॉट पे डिवाइड कर ले। तो इन दोनों की जो रेशो है इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि XC से डिनोट करते हैं। और इन दोनों की जो यूनिट्स है वो सेम है, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन जस्ट हम इसको एसी सर्किट्स में जब हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटर्स के लिए, फिर इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। बाकी नेचर इसकी वही है, तो इसीलिए इसकी जो यूनिट है वही ओहम इसकी यूनिट होगी, ओहम। और जो सिंबल है इसका वो आ जाएगा ओमेगा का, ये इसका सिंबल होगा, ओहम इसकी यूनिट है। सो अब अगर आप देखें, ये तो जनरली हमने यूं इसकी शेप बनाई इस इक्वेशन की। अब कैपेसिटर में हमने देखा था कि जो पीक वैल्यू है इलेक्ट्रिक करंट की, जो पीक वैल्यू है वो हम यूं भी लिख सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा सी V नॉट, ये इलेक्ट्रिक करंट की पीक वैल्यू है। तो अगर इसको हम यहां पर रिप्लेस कर ले, आई नॉट को इस वैल्यू से हम रिप्लेस कर लें, तो देखिए इसकी जनरल शेप मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि यूं बन जाएगी XC इज इक्वल टू V नॉट। इस इक्वेशन को यूज कर लें, V नॉट अपनी जगह पर, और I नॉट की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओमेगा C V नॉट, ओमेगा C V नॉट। सो अगर आप देखें V नॉट दोनों पीक वैल्यूज है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो हमारे पास XC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/1 ओमेगा C। या अगर आप ओमेगा को और सिंप्लीफाई कर ले, चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू है एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, वो हम लिख सकते हैं 2 पाई f। सो ओमेगा की जगह आप ये वैल्यू पुट कर लें, सो XC की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1/2 पाई f इंटू C। ये हमारे पास एक जनरल कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक जनरल
मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। अब इससे आप देख सकते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ट्रू और पाई जो है वो कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम रिएक्टेंस होगा, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा रिएक्टेंस होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल इसी तरह जितना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज वो स्टोर कर सकता है, सो रेजिस्टेंस कम होगा यहाँ पर रिएक्टेंस, और जितना वो ज्यादा कम होगा तो रिएक्टेंस ज्यादा होगा।